नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का जूलॉजी का बॉटनी का सिलेबस पढ़ा रही हूँ, या आप इसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो बीएससी के किसी भी सेमेस्टर में हो, या उन्होंने बीएससी ऑनर्स ले रखा हो, या जूलॉजी ले रखा हो, या बॉटनी, अगर उनमें वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। तो इस लेक्चर में इसके पहले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने स्ट्रक्चर देखा था डीएनए का किस तरीके से पाया जाता है। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल जो है इसलिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डबल हेलिक्स मॉडल जो था, जैसा कि मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि डबल हेलिक्स के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, डबल हेलिक्स यानी कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं इस तरीके से डीएनए पाया जा रहा है। दो हेलिक्स इसमें पाया जा रहा है, हेलिकल फॉर्म में इस तरीके से, इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है, डबल हेलिक्स। इसको बताने वाले जो थे वो वाटसन एंड क्रिक थे। ठीक है, वाटसन एंड क्रिक एंड विल्किंस, जिसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये स्ट्रक्चर इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो जो मेनली हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो डबल हेलिक्स ही पढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यही कवर करेंगे कि जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है डीएनए का, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं उसके, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से ज़्यादा डिफर नहीं होता है, बस ये बात है कि इसे वाटसन एंड क्रिक ने दिया था तो हम लोग जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पढ़ रखा है तो ये चीज़ आपको और अच्छे से समझ में आएगी। उसके पहले आपने न्यूक्लिक एसिड अगर पढ़ रखा है तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक का स्टार्ट आपके न्यूक्लिक एसिड से ही होता है। अगर आपको न्यूक्लिक एसिड्स नहीं पता है, आपको फॉस्फेट, शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो डीएनए का स्ट्रक्चर डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस लेक्चर को आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले उन लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में आज हम देखेंगे वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ने वाले हैं। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल 1953 जो ईयर था उसमें दिया था। इनके इस मॉडल को डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए भी कहा जाता है। ठीक है, which explained all the evidence then available and for which they and Wilkins were later awarded the Nobel Prize। जितने उस टाइम पे एविडेंस अवेलेबल थे उसके बेसिस पे उन्होंने ये मॉडल डबल हेलिक्स का दिया था। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी आपको कहाँ से पढ़ना है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल तक ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, जनरली हम इसी को पढ़ते हैं। ये फिगर नंबर 19.24 AB में एक्सप्लेन है, जो कि अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगी। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इस डिस्कवरी के लिए। दिस मॉडल इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मॉडल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है आपके डीएनए का फिजियोकेमिकल यानी कि उसकी फिजियोलॉजी और केमिकल नेचर और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी क्या है, किस तरीके से वो रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, किस तरीके से वो डीएनए है, वो जेनेटिक मटेरियल है, उसके ये सारे कैरेक्टर के बारे में बताता है। पर्टिकुलरली इट्स डुप्लीकेशन इन द सेल, सेल में किस तरीके से डुप्लीकेट होता है, मतलब एक से दो इसकी कॉपी कैसे बनती है, इन सारी चीज़ों के बारे में ये बताता है। ठीक है, इसके इसेंशियल कैरेक्टर कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें से ए पॉइंट हम जानते हैं। ए पॉइंट में क्या है, ईच डीएनए मॉलिक्यूल जो है दो लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से रन करते हैं और डबल हेलिक्स फॉर्मेशन करते हैं सेंट्रल एक्सिस पे। आप इस स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये बीच में आपका सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये बीच में आपका सेंट्रल एक्सिस है। इस सेंट्रल एक्सिस से दो हेलिक्स कुछ इस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका जो ये हेलिक्स है वो क्या है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, ये बात मैं आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में भी बता चुकी हूँ कि ये क्या है, सुगर फॉस्फेट बैकबोन है। और इससे लगा हुआ फिर आपका क्या पाया जा रहा है, बीच में
प्यूरीन एंड पेरिमिडीन, ठीक है, प्यूरीन बेसिस एंड पेरिमिडीन बेसिस पाए जा रहे हैं, जो कि क्या है, एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के साथ बाइंड कर रहा है और गुआनिन और साइटोसिन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहा है। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। पहला पॉइंट यही है कि ये डबल हेलिक्स के फॉर्म में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। बीच में एक सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है, उससे ये डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है, इन ईच चेन डीऑक्सीराइबोस सुगर यूनिट ऑन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड बाय फॉस्फेट ग्रुप टू फॉर्म एन आउटर सुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो कि बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इनका जो ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ आप देखिएगा, जो क्या करता है, बैकबोन का फॉर्मेशन करता है, वो क्या होता है, शुगर फॉस्फेट होता है। ये जो शुगर होता है वो फॉस्फेट से अटैच होता है। 5th नंबर का कार्बन जो है यहाँ पे फ्री होता है और फॉस्फेट से अटैच होता है, इसीलिए इसको 5 प्राइम कहते हैं, क्योंकि यहाँ भी ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, साइक्लिक होता है, और ये भी स्ट्रक्चर साइक्लिक होता है। ये जो ए आपको दिख रहा है ये एक्चुअल में इस तरीके से पाया जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। इस वजह से इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 3 इसकी नेमिंग कर दी कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 3 प्राइम वर्ड का यूज़ किया गया। इस वजह से यहाँ पे हमेशा 5 प्राइम फ्री रहता है और नीचे की तरफ ये 3 प्राइम फ्री रहता है, ठीक है, यहाँ पे 3 प्राइम फ्री रहता है। तो बैकबोन जो है वो किसकी है, शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन पाई जा रही है। यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट की बैकबोन पाई जा रही है और इस बैकबोन से एडेनिन गुआनिन एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बना रहा है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला जा रहा है इनके, कि ईच न्यूक्लियोसाइड इज डिस्पोज। पहली बार न्यूक्लियोसाइड में क्या कहा, क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड में आपके पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड दो चीज़ें होती हैं। तो न्यूक्लियोसाइड में आपके पाया जाता है शुगर और बेसिस, यहाँ पे फॉस्फेट नहीं पाया जाता, ठीक है। शुगर और बेसिस जब रहते हैं तो उन्हें न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईच न्यूक्लियोसाइड यानी शुगर एंड क्या, बेसिस, फॉस्फेट नहीं पाया जा रहा, डिस्पोज्ड इन अ प्लेन दैट इज परपेंडिकुलर दैट ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पे फॉस्फेट को नहीं अटैच किया गया है, न्यूक्लियोसाइड की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में इनके कह रहा है कि द टू चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड स्टैब्लिश बिटवीन द पेयर बेसिस। ये कह रहा है कि हर जो बेस होता है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस्टेब्लिश होता है। फर्दर द प्यूरीन एंड pyrimidine बेसिस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर फाउंड इनवर्ड्स। नीचे जो बीच में होते हैं क्या पाए जाते हैं, प्यूरीन एंड pyrimidine। प्यूरीन में आपका क्या पाया जाता है, एडेनिन एंड थाइमिन, और आपकी पायरिमिडीन में क्या पाया जाता है, गुआनिन साइटोसाइनिन, एडेनिन गुआनिन यहाँ पे पाया जाता है, थाइमिन साइटोसाइनिन एंड यूरेसिल आपकी पायरिमिडीन में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है इनके में, द पेयरिंग ऑफ द बेसिस इज हाईली स्पेसिफिक। जो पेयरिंग होती है बेसिस की वो हाईली स्पेसिफिक होती है, यानी कि एडेनिन थाइमिन के साथ पेयर करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा, कभी भी इसके अलावा कोई अलग पेयरिंग नहीं होती है। बिकॉज देयर इज अ फिक्स्ड डिस्टेंस ऑफ 11 एंगस्ट्रॉम बिटवीन टू सुगर मोइटीज इन अपोजिट न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि यहाँ पे जो सुगर मोइटीज होती हैं, यानी कि एक सुगर इधर दूसरा सुगर इधर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, 11 एंगस्ट्रॉम का फिक्स्ड डिस्टेंस पाया जाता है, जो एक दूसरे के अपोजिट पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 1 प्यूरीन बेस कैन पेयर विथ 1 पायरिमिडीन बेस। एक प्यूरीन क्या होता है दूसरे पायरिमिडीन, जैसा कि मैंने बताया प्यूरीन में क्या पाया जाता है, एडेनिन गुआनिन, और पायरिमिडीन में आपका पाया जाता है थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल। तो हमेशा AT के साथ, यानी कि एक प्यूरीन एक pyrimidine के साथ, GC के साथ एक प्यूरीन दूसरे pyrimidine के साथ क्या करता है, पेयरिंग करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्यूरीन जो है pyrimidine के साथ, ये प्यूरीन pyrimidine के साथ, हमेशा प्यूरीन pyrimidine के साथ भी पेयरिंग करेगा। ऐसा नहीं है कि प्यूरीन प्यूरीन के साथ कर ले, pyrimidine pyrimidine के साथ कर ले, यानी कि एडेनिन एडेनिन के साथ कर ले, एडेनिन जो है गुआनिन के साथ कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ करेगा। और इस जो ये रूल है इसको चारगाफ रूल भी कहते हैं, क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो है
एरविन चारगाफ, CHAR चारगाफ, एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी कि ये जो पेयरिंग है हमेशा ऐसी ही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में इनके बोला गया है कि 10 A पेयर करता है T के साथ और G पेयर करता है C के साथ हमेशा यही फॉर्मेशन होगा, जैसा कि जो है स्ट्रक्चर बी में दिखाया गया है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म होता है और A और T के बाद A और T के बीच में, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है G एंड C के पास। ठीक है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ बेस पेयरिंग द मॉडल सेटिस्फाइज चारगाफ केमिकल ऑब्जर्वेशन, द DNA मॉलिक्यूल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन बेसेस एंड साइटोसिन एंड गुआनिन बेसेस। इट ऑल्सो सेटिस्फाइज द विल्किन एक्सरे डिफ्रैक्शन। यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि जो एरविन चारगाफ एक साइंटिस्ट थे और विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, तो उसमें ये बात पता चली थी कि हमेशा से एडेनिन क्या होगा, थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि द 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब अगर जो है आप A जो है वो हमेशा T को कॉम्प्लीमेंट करेगा, G जो है हमेशा C को कॉम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, इन दैट देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन देयर सीक्वेंस ऑफ बेसिस। इस वजह से इनके सीक्वेंस जो होते हैं बेसिस यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिनिन, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती है। Thus, if one chain has region which goes adenine, guanine, thymine, cytosine, thymine, guanine, then corresponding region, यहाँ पे ये बोला जा रहा है बेसिकली, इसको पढ़ने से अच्छा मैं यहाँ आपको समझाऊँ कि अगर फर्स्ट चेन जो है उसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और गुआनिन पाया जा रहा है, तो हमेशा जो सेकेंड चेन होगा, सेकेंड चेन उसका जो एडेनिन होगा थाइमिन के साथ पेयर करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ, थाइमिन एडेनिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ। मतलब कि हमेशा अगर A है तो उसकी जगह पे T आएगा, G है तो उसकी जगह पे C आएगा, C है तो उसकी जगह पे G आएगा, T है तो A आएगा। हमेशा A की जगह पे T आएगा और G की जगह पे C आएगा। ठीक है, हमेशा यही पेयरिंग होगी ATGC की। यही बात एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा विल्किंस ने पेयर प्रूव किया था और एरविन चारगाफ ने भी अपने केमिकल जो मॉडल बताया था उसमें यही बताया था। ठीक है, नेक्स्ट इनके क्या बोला जा रहा है कि इस वजह से जो DNA मॉलिक्यूल होते हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बने होते हैं, नॉट आइडेंटिकल स्ट्रैंड। आइडेंटिकल नहीं होंगे कि अगर A है तो AATC है तो अगर, तो यहाँ भी AATC नहीं, ये क्या होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अगर A है तो T के साथ पेयर करेगा, G C के साथ, T A के साथ, C G के साथ। इस तरीके से ये क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करेंगे। द एक्सियल सीक्वेंस ऑफ बेसिस अलॉन्ग वन पॉलीपेप्टाइड चेन में वेरी कंसिडरेबली। जो एक्सियल सीक्वेंस होता है वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। ड्यूरिंग डुप्लीकेशन, जब डुप्लीकेशन होता है, ईच चेन ऑफ DNA मॉलिक्यूल सर्व एज अ मॉडल और टेम्पलेट इन विच इट्स कॉम्प्लीमेंट आर बिल्ट अप। हमेशा जब डुप्लीकेशन होता है तो जो पहला चेन होगा, ठीक है, जो पहला चेन होगा और दूसरा चेन उसके लिए क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है, उसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा जब वो पेयरिंग करेंगे, टेम्पलेट बनाएगा। जब आप DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको और बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ऑलरेडी आपको DNA रेप्लिकेशन पढ़ाया जा चुका है, मैंने इसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन DNA मॉलिक्यूल फॉर्म द बेसिस ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, जो नंबर और सीक्वेंस DNA मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं, जब आप जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, आप पढ़ते हैं UUA AUG, इस तरीके से कोडिंग पढ़ते हैं जेनेटिक। जब आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये क्या होता है, उसके लिए बेसिस, जेनेटिक कोड के लिए बेसिस का फॉर्मेशन करता है इनका नंबर और बेस जो होता है। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे AUG, एडेनिन, यूरेसिल एंड गुआनिन, यही सारी चीज़ें आ रही हैं, यानी कि उनके प्यूरिन बेसिस, प्यूरिमिडीन बेसिस ये आ रहे हैं, तो इसके लिए बेस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि डिस्टेंस जो होता है बेसिस के बीच में वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, डायमीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम का होता है।
The two-state chains form a molecule which alternate wide and narrow groups. Wide and narrow groups पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको डीएनए के स्ट्रक्चर में पहले ही बताया है। यहाँ भी दिखा देती हूँ आपको इस स्ट्रक्चर में किस तरीके से। ये देख सकते हैं आप 20 एंगस्ट्रॉम की लेंथ पाई जा रही है, और ये जो एक हेलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं वो 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। और एक इसके बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। आपके मेजर ये जो है माइनर ग्रुप और ये जो है मेजर ग्रुप, इस तरीके से मेजर और माइनर ग्रुप का फॉर्मेशन ये करते हैं, ये बात आपको बताई जा रही है, ठीक है। अ कंप्लीट टर्न ऑफ चेन अकर्स एवरी 34 एंगस्ट्रॉम एंड 10 न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न। 10 न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, एक टर्न में जो एक टर्न होता है उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। ये जो आपका एक टर्न आप देख रहे हैं, ठीक है, ये एक टर्न आप देख रहे हैं, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि किस चीज़ की, फॉस्फेट, शुगर एंड बेसिस की 10 जो है नंबर पाई जाती है। 1 2 3 4 इस तरीके से ये 10 पाए जाएंगे, तब आपका एक टर्न का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ बातें थी आपकी वॉटसन एंड क्रिक के डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बनी रहिए इसी तरह और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।